गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कल हमारा हिंदी साहित्य का जो 1000 प्रश्न उत्तर का मैराथन क्लास चल रहा था, उसका कल हमने अंतिम क्लास डिस्कस कर लिया है। कल हमारा पार्ट 10 समाप्त हो गया था और इसी के साथ हमारा 1000 प्रश्न उत्तर कल कंप्लीट हो गया था। अब तक हमने जो है 21,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर जो है पार्ट वाइज कंप्लीट किया है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके हमने संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है। तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी और भी जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांझ कहूँ तो तथा नेपथ्य राग में से स्त्री समस्या से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? तो अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांझ कहूँ तो तथा नेपथ्य राग में से स्त्री विमर्श या स्त्री समस्या से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंदियों की एक झालर। ये स्त्री समस्या से संबंधित रचना नहीं है। बाकी अंधा कुआं, सांझ कहूँ तो और नेपथ्य राग ये जो है स्त्री समस्या पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत हाजिर हो नाटक की महिला नाट्यकार कौन है? तो अंत हाजिर हो नाटक की महिला नाट्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीराकांत। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंत हाजिर हो ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये नाटक विधा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। तो इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये काव्य पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, तो ये किस काव्य के अंतर्गत आती है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर और ये उर्वशी काव्य के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कथन दिया गया है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तन्मयता कृतम, ये किसका कथन है? तो ये कहा है आचार्य भरत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य तुह जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य भामा। औचित्य रस सिद्धास्त्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये किसकी उक्ति है या ये किसका कथन है? तो ये लिखा है क्षेमेंद्र ने। जहाँ पे औचित्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके लेखक
क्षेमेंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कथन है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। ये मत किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये किस पाश्चात्य आलोचक का कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारणमाला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग में से श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है? तो कारणमाला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग में से श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काव्यलिंग। काव्यलिंग जो है ये श्रृंखला मूलक अलंकार के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से ओकार बहुला बोली कौन सी नहीं है? तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से ओकार बहुला बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये ओकार बहुला नहीं है, बाकी ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये ओकार बहुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता कृति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। तो विज्ञान गीता कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। ऐसा माना जाता है कि केशव दास में कवि हृदय नहीं था, और ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनका ये मानना था कि केशव दास में कवि हृदय नहीं है, और उन्होंने जो है केशव दास को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा है, ना कि रीतिकाल के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गुंज रचना किसकी है? तो गीत गुंज रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुदर्शन। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छाया किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार की साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये एकांकी के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपके सिलेबस में भी होगा। तो उसका नाम है जहां लक्ष्मी कैद है। तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? तो साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। श्लेष अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो श्लेष अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2। तो श्लेष अलंकार के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले अलका। तो अलका का समय क्या है? तो इसका समय माना गया है 1933। फिर प्रकाशित हुई थी राम रहीम, इसका समय माना गया है 1937। फिर शेखर एक जीवनी, इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था 1941 में। और फिर सिंह सेनापति, तो सिंह सेनापति जो है इसका समय माना गया है 1944। तो सबसे पहले अलका, फिर राम रहीम, फिर शेखर एक जीवनी और फिर सिंह सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेला आंचल। तो मेला आंचल का समय है 1954। फिर प्रकाशित हुई थी
परति परिकथा, इसका समय माना गया है 1957। फिर प्रकाशित हुई थी दीर्घतपा, तो दीर्घतपा जो है इसका समय है 1963। और फिर पलटू बाबू रोड, इसका समय माना गया है 1979। तो सबसे पहले मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के कारण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए थे। तो सबसे पहले मेला आंचल, फिर परति परिकथा, फिर दीर्घतपा, फिर पलटू बाबू रोड, और इसके अलावा जुलूस उपन्यास भी है, तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है जयशंकर प्रसाद के कहानियों के कुछ नाम हैं, तो इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रतिध्वनि, इसका समय माना गया है 1926। फिर प्रकाशित हुई थी आकाशदीप, इसका समय माना गया है 1929। फिर प्रकाशित हुई थी आंधी, इसका समय माना गया है 1931। और फिर प्रकाशित हुई थी इंद्रजाल, इसका समय माना गया है 1933। तो सबसे पहले प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर आंधी और फिर इंद्रजाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक, तो इतिहास तिमिरनाशक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1823 से 1895 के मध्य। फिर शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये प्रकाशित हुई थी 1865 से 1907 के मध्य में। फिर साहित्य देवता ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। और फिर सीढ़ियों पर धूप में ये प्रकाशित हुई थी 1960 1960। तो सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक, फिर शिव शंभू के चिट्ठे, फिर साहित्य देवता और फिर सीढ़ियों पर धूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के कृतियों के नाम हैं, तो इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भारतेंदु युग, इसका समय माना गया है 1951। फिर प्रकाशित हुई थी भाषा साहित्य और संस्कृति, इसका समय माना गया है 1964। फिर परंपरा का मूल्यांकन ये प्रकाशित हुई थी 1981 में। और फिर बड़े भाई ये प्रकाशित हुई थी 1986 में। तो सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति, फिर परंपरा का मूल्यांकन और फिर बड़े भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ इकाई दी गई है जो कि भाषा निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो इसका सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सी इकाई आती है, उसके बाद कौन सी इकाई आती है, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है ध्वनि। किसी भी भाषा का निर्माण करने के लिए ध्वनि आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्वनि, या जिसे हम साउंड कहते हैं। फिर शब्द, ध्वनि से शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे हम वर्ड कहते हैं। फिर शब्द से पद की उत्पत्ति होती है और फिर उससे जो है वाक्य, या जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है व्यंजन ध्वनियों के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आता है कंठ्य, फिर तालव्य, फिर वत्स्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य। तो ये जो है सही क्रम है, या जिसे जो है हम
वर्ग से भी बांट सकते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कंठीय जो है ये क वर्ग है, क ख ग घ घ। ताड़व्य जो है ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। इसके अलावा अंथस्य ध्वनि भी है, य र ल व, अंथस्य व्यंजन और उष्म व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है भीष्म साहनी के नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हानुस। तो हानुस का समय है 1977। फिर प्रकाशित हुई थी माधवी। माधवी का समय है 1984। फिर प्रकाशित हुई थी मुआवजे। मुआवजे का समय है 1993। और फिर प्रकाशित हुई थी आलमगीर। इसका समय है 1999। तो सबसे पहले हानुस, फिर माधवी, फिर मुआवजे और फिर आलमगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर के नाटकों के कुछ नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी डॉक्टर। तो डॉक्टर नाटक जो है इसका प्रकाशन समय है 1961। फिर युगे युगे क्रांति, इसका समय माना गया है 1969। फिर प्रकाशित हुई थी टूटते परिवेश, इसका समय माना गया है 1974। और फिर प्रकाशित हुई थी सत्ता के आर पार, ये प्रकाशित हुई थी 1981 में। तो सबसे पहले डॉक्टर, फिर युगे युगे क्रांति, फिर टूटते परिवेश और फिर सत्ता के आर पार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनका समय है 1911 से 2000, इनका काल है। इसके बाद त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का समय है 1917 से 2007, इनका समय है। फिर धर्मवीर भारती, इनका समय है 1926 से 1997। और फिर रघुवीर सहाय, इनका समय है 1929 से 1990, 1929 से 1990 जो है ये रघुवीर सहाय का समय है। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल, फिर त्रिलोचन, फिर धर्मवीर भारती और फिर रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो वही प्रश्न है, परंतु कवियों के नाम बदल गए हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग कवियों के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इनका समय क्या है? तो इनका समय है 1865 से 1947। आप मुझे बता सकते हैं कि हरिओध जो है ये किस युग के अंतर्गत आते हैं? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? फिर आते हैं मैथिली शरणगुप्त। इनका समय है 1886 से 1964। फिर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका समय है 1889 से 1968। और फिर आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका समय है 1897 से 1960। तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, फिर मैथिली शरणगुप्त, फिर माखनलाल चतुर्वेदी और फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन के रचनाएं हैं।
तो ये भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मधुशाला, तो इसका समय माना गया है 1935 1935। फिर प्रकाशित हुई थी मधुबाला, इसका समय माना गया है 1936 1936। फिर प्रकाशित हुई थी मधुकलश, इसका समय माना गया है 1937। और फिर निशा निमंत्रण, इसका समय माना गया है 1938। तो सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश और फिर निशा निमंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ लेखकों के नाम हैं, इनको जन्मकाल के अनुसार सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक, इनका समय क्या है? तो इनका समय है 1860 से 1928, 1860 से 1928 इनका समय है। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका समय है 1866 से 1932, 1932। फिर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1881 से 1962। और फिर आते हैं मुकुटधर पांडेय, इनका समय है 1895 से 1988। तो सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर राम नरेश त्रिपाठी और फिर मुकुटधर पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक देव का समय है 1469 से 1539, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर दादू दयाल, इनका समय है 1544 से 1603। फिर आते हैं मलुकदास, इनका समय माना गया है 1574 से 1682। और फिर आते हैं सुंदरदास, इनका समय है 1596 से 1686। तो सबसे पहले गुरु नानक देव, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास और फिर सुंदरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। तो पहले सूची में उपन्यासों के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो कौन सा उपन्यास किस लेखक के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले वामा शिक्षक, इसके लेखक कौन है? वामा शिक्षक। तो इसके लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इसके लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। इसके बाद भाग्यवती, इसके लेखक कौन है? भाग्यवती। तो इसके लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लोरी। फिर आता है निस्सहाय हिंदू। तो निस्सहाय हिंदू के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। और फिर नूतन ब्रह्मचारी, तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यासों के नाम, और ये सभी जो है प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो सबसे पहले पात्र आता है अमृत राय। तो अमृत राय जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है प्रेमा उपन्यास के अंतर्गत आता है। फिर कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र जो है ये सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। फिर जान सेवक, जान सेवक ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और फिर उदय भानु, ये जो है निर्मला उपन्यास का पात्र है। तो अमृत राय जो है ये प्रेमा उपन्यास का पात्र है, कृष्णचंद्र ये सेवा सदन का पात्र है, जान सेवक रंगभूमि का पात्र है और उदय भानु जो है ये निर्मला का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में I.A. रिचर्ड्स के ग्रंथों के नाम हैं और दूसरे सूची में प्रथम संस्करण वर्ष दिए गए हैं। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहला ग्रंथ आता है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसका प्रथम संस्करण वर्ष क्या है? तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1924 में। फिर द फिलोसॉफी ऑफ
रेटोरिक, इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1936 में। फिर साइंस एंड पोइट्री, इसका प्रथम संस्करण समय है सन 1926। और फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसका प्रथम संस्करण हुआ था सन 1929 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पहले सूची में आचार्यों के नाम हैं और दूसरे सूची में संप्रदायों के नाम। तो कौन से आचार्य किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं ये रस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर दंडी, ये अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भामह जो हैं ये भी अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वामन, ये जो हैं रीति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और फिर आनंदवर्धन, ये जो हैं ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, वक्रोक्ति। और क्षेमेंद्र जो हैं ये औचित्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, औचित्य। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है औचित्य विचार चर्चा। तो क्षेमेंद्र जो हैं इसके संप्रदाय के आचार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में निबंधकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में निबंधों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले निबंध आता है माटी हो गई सोना। तो इसके लेखक कौन है? माटी हो गई सोना। तो इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है, तो इसे जानना आवश्यक है। इसके बाद रेती के फूल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर आल बाल, इसके लेखक कौन है? आल बाल, तो इसके लेखक हैं अज्ञ। और फिर आलोक पर्व, इसके लेखक कौन है? आलोक पर्व, तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सभी जो है ये निबंध विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में संस्मरणात्मक कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो इनको जो है सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आछे दिन पाछे गए, इसके लेखक कौन है? आछे दिन पाछे गए, तो इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। फिर नंगा तलाई का गांव, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर आंगन के वंदनवार, इसके लेखक हैं विवेकी राय। और फिर वे देवता नहीं हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार पूछा गया है। तो वे देवता नहीं हैं, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। तो आछे दिन पाछे गए के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के वंदनवार के लेखक हैं विवेकी राय। और वे देवता नहीं हैं के लेखक हैं राजेंद्र यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में लेखकों के नाम हैं और दूसरे सूची में यात्रा वृत्तांत के नाम। तो कौन सा यात्रा वृत्तांत किस लेखक के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले मेरी तिब्बत यात्रा, इसके लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। फिर पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर, तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर आखिरी चट्टान, इसके लेखक कौन है? आखिरी चट्टान, तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और फिर चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। और चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले कहानी आता है 11 वर्ष का समय, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर गुलबहार, इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। फिर टोकरी भर मिट्टी, तो एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। और फिर प्लेग की चुड़ैल, इसके लेखक हैं भगवान दास। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कई बार पूछा गया है और प्लेग की चुड़ैल ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य संग्रहों के नाम हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम, तो इनको सही तरीके से जो है मिलाना है। तो सबसे पहले आता है के विरुद्ध, तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। फिर हाशिए का गवाह, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और फिर स्वप्न भंग, तो स्वप्न भंग के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्री सौरसेनी अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश में से अवधि का विकास किससे हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाराष्ट्री सौरसेनी अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश में से अवधि का विकास किससे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अर्धमागधी से। तो अर्धमागधी से जो है अवधि का विकास हुआ था। अवधि के अलावा बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास जो है वो भी अर्धमागधी से हुआ था। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी का विकास हुआ था, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका विकास जो है ये मागधी अपभ्रंश से हुआ था, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोगरी, मैथिली, ब्रज तथा असमिया में से संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कौन सी भाषा नहीं है? तो डोगरी, मैथिली, ब्रज तथा असमिया में से संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा। तो ब्रज जो है ये संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा डोगरी, मैथिली जो है ये अष्टम अनुसूची में इसे शामिल किया गया है संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाली। सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहासन बत्तीसी, बेताल बत्तीसी, सुख सागर और लाल चंद्रिका में से लल्लू लाल की रचना का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिंहासन बत्तीसी, बेताल बत्तीसी, सुख सागर तथा लाल चंद्रिका में से लल्लू लाल की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुख सागर। इसके लेखक लल्लू लाल नहीं है, इसके लेखक हैं सदासुख लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा तथा तेरी मेरी उसकी बात में से इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा तथा तेरी मेरी उसकी बात में से इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी तथा अज्ञ में से मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी तथा अज्ञ में से मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुर्सेन शास्त्री जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। बाकी जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी
लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल तथा विद्या सुंदर में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल तथा विद्या सुंदर में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्या सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिजा, कामायनी, नीरजा तथा यशोधरा में से राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भूमिजा, कामायनी, नीरजा तथा यशोधरा में से राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूमिजा। कामायनी जो है ये मनु, ईड़ा, श्रद्धा के जीवन पर आधारित है, और यशोधरा जो है ये गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखा गया है। तो भूमिजा जो है इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय, भट्टनायक, भरतमुनि तथा भानुदत्त में से नाटक को पंचम वेद किसने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो धनंजय, भट्टनायक, भरतमुनि तथा भानुदत्त में से नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरतमुनि। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य ने नाटक को पंचम वेद कहा है? तो वो है भरतमुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सज्जन, राजश्री, कामना तथा विशाख में से जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन, राजश्री, कामना तथा विशाख में से जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोकुलनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार जो है ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, आगम व्यय पुराण ही पाणीयमाण वहंती। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कण्हपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ भाषा पुराण च। तो भाषा के संबंध में ये पंक्ति किसकी है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाजार ए हुस्न। ये जो है इसका उर्दू शीर्षक है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी रचनाएं लिखी थी, उपन्यास, नाटक, कहानी, वो सबसे पहले उन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था। और जब वो उर्दू भाषा में लिखते थे तो उनका उपनाम था नवाब राय, और सबसे पहले वो उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में जो है उसको हिंदी में रूपांतरण किया जाता था। परंतु कायाकल्प एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले हिंदी में लिखा। उसको पहले उर्दू में नहीं लिखा गया था, परंतु कायाकल्प से पहले जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो पहले उर्दू में लिखे गए, फिर बाद में जो है उसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उर्दू में जब वो रचनाएं लिखते थे उनका नाम था नवाब राय, फिर जब वो हिंदी में लिखने लगे उनका नाम था प्रेमचंद, परंतु उनका जो असल नाम है वो है धनपत राय। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक,
भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, और ये सभी जो है ये निबंध के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है एक डेफिनेशन पूछा गया है। तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आकृतिमूलक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा दरवाजा रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो दूसरा दरवाजा जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाटक विधा, और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, और ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ जन्म किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? मेरे साथ जन्म, तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किसकी प्रशंसा की थी? तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किसकी प्रशंसा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शाहजहां। तो शाहजहां की प्रशंसा की थी रस गंगाधर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भारत दुर्दशा, इसका समय माना गया है 1880। फिर प्रकाशित हुई थी नील देवी, इसका समय माना गया है 1881। फिर प्रकाशित हुई थी अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी जो है इसका प्रकाशन समय है 1881। और फिर सती प्रताप, इसका समय माना गया है 1883। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी और फिर सती प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है सुमित्रानंदन पंत के काव्य रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी पल्लव, तो पल्लव का समय है 1928 1928। फिर प्रकाशित हुई थी गुंजन, इसका समय है 1932 1932। फिर प्रकाशित हुई थी युगांत, तो इसका समय है 1936 1936। और फिर प्रकाशित हुई थी ग्राम्या, इसका समय है 1940 1940। तो सबसे पहले पल्लव, फिर गुंजन, फिर युगांत और फिर ग्राम्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको जो है प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम से बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेला आंचल, हम पहले पढ़ चुके हैं मेला आंचल, तो इसका समय माना गया है 1954। फिर प्रकाशित हुई थी बूंद और समुद्र, इसका समय माना गया है 1956। फिर प्रकाशित हुई थी अमृत और विष, इसका समय माना गया है 1966। और फिर प्रकाशित हुई थी कठ गुलाब, इसका समय माना गया है 1996। तो सबसे पहले मेला आंचल, फिर बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विष और फिर कठ गुलाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके प्रकाशन काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है ये इसका प्रकाशन काल है 1883 और इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसका समय माना गया है 1896।
फिर प्रकाशित हुई थी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के विकास के लिए। तो सरस्वती पत्रिका का समय है 1900 और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं चिंतामणि घोष। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं चिंतामणि घोष। और फिर प्रकाशित हुई थी हंस, इसका समय है 1930। तो सबसे पहले ब्राह्मण, फिर नागरी, प्रचारिणी पत्रिका, फिर सरस्वती और फिर हंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है जयशंकर प्रसाद के कुछ काव्य दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कानन कुसुम, इसका समय माना गया है 1913। फिर प्रकाशित हुई थी आंसू, इसका समय माना गया है 1925। फिर प्रकाशित हुई थी लहर, इसका समय माना गया है 1933। और फिर कामायनी, इसका समय माना गया है 1935। तो पहले कानन कुसुम, फिर आंसू, फिर लहर और फिर कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325। कुछ विद्वानों का मानना है 1253 से 1324। तो अगर एग्ज़ाम में 1324 दिया गया है ऑप्शन, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, और अगर 1325 दिया गया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। फिर आए थे विद्यापति। विद्यापति का समय है 1380 से 1460। 1380 से 1460 जो है ये विद्यापति का समय है। फिर आते हैं रैदास, इनका समय माना गया है 1398 से 1488। और फिर आते हैं गुरु नानक, इनका समय माना गया है 1469 से 1539। तो सबसे पहले अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, फिर रैदास और फिर नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम हैं, इनको सही तरीके से जो है बताना है कि पहले कौन सा उपन्यास जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सेवा सदन, इसका समय माना गया है 1918। फिर प्रकाशित हुई थी वरदान, तो वरदान का समय है 1921। फिर रंगभूमि, इसका समय है 1925। और फिर प्रतिज्ञा, इसका समय माना गया है 1929। तो पहले सेवा सदन, फिर वरदान, रंगभूमि और फिर प्रतिज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है भीष्म साहनी के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है प्रकाशन काल के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कड़ियाँ। तो कड़ियाँ जो है ये प्रकाशित हुई थी 1970 में। फिर प्रकाशित हुई थी तमस, बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है भीष्म साहनी का तमस। ये प्रकाशित हुई थी 1973 में। इसमें जो है देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया है। फिर मैयादास की माड़ी, इसका प्रकाशन समय है 1988। और फिर नीलू नीलिमा नीलोफर, ये प्रकाशित हुई थी 2000 में। तो पहले कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी और फिर नीलू नीलिमा नीलोफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है अब विष्णु प्रभाकर के रचनाओं के बारे में पूछा गया है, तो इसको जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी यादों की तीर्थ यात्रा। तो यादों की तीर्थ यात्रा, इसका समय माना गया है 1981। फिर प्रकाशित हुई थी सृजन के सेतुबद्ध। तो सृजन के सेतु, इसका समय माना गया है 1990। फिर अर्धनारीश्वर, इसका समय माना गया है 1992। और फिर हम सफ़र मिलते रहे, इसका समय माना गया है 1996। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है
कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है और ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है। तो पहले सूची में रचनाओं के नाम है और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले रचना पढ़ते हैं। यारों के यार तीन पहाड़, इसके लेखक कौन है? यारों के यार और तीन पहाड़, तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। फिर बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर, इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। फिर अकेला पलाश, इसके लेखक हैं मेहरुनिसा परवेज। और फिर शेष यात्रा, इसके लेखक कौन है? शेष यात्रा, तो इसके लेखक हैं उषा प्रेमवदा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, खास करके यारों के यार, बिना दीवारों के घर और शेष यात्रा, ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानीकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में कहानियों के नाम। तो कौन सा कहानी किस कहानीकार के अंतर्गत आता है, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले कहानी का नाम है दादी माँ, तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। फिर पुलिस की सीटी, इसके लेखक हैं यशपाल। फिर पाजेब, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाजेब जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, आपने अवश्य पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में होगा ये। इसमें जो है किस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहानी लिखी गई है। दो पात्र होते हैं, एक छोटी लड़की और एक लड़का। जब लड़के को कोई इनाम मिलता है या उसको कोई पुरस्कार मिलता है, तो किस प्रकार से जो है जो लड़की है उसको भी इच्छा होती है कि उसको भी कोई इनाम मिले। तो लड़के को एक साइकिल मिलता है, एक साइकिल, तो फिर लड़की जो है उसको भी एक इनाम चाहिए, तो उसको जो एक पाजेब मिलता है। फिर पाजेब के लिए किस प्रकार से जो है वो लड़की जो है किस प्रकार का व्यवहार करती है, और पूरा जो कहानी है वो किस प्रकार से पाजेब को ढूंढने में निकल जाता है, ये इसमें बताया गया है। और फिर एक टोकरी भर मिट्टी, इसके लेखक हैं माधव राव सप्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य शास्त्रीय कृतियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में आचार्यों के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय साहित्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? भारतीय साहित्य शास्त्र, तो इसके लेखक हैं बलदेव उपाध्याय। फिर भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार पूछा गया है। तो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर रस मीमांसा, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और फिर काव्यानुशासन, इसके लेखक हैं हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पत्रिकाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके प्रकाशन स्थान। तो कौन सी पत्रिका किस स्थान में प्रकाशित हुई थी, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसका स्थान है काशी, तो ये काशी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद सम्मेलन पत्रिका, ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? सम्मेलन पत्रिका, तो ये प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद में। फिर पहल पत्रिका, पहल पत्रिका ये प्रकाशित हुई थी जबलपुर में। और फिर नया प्रतीक, ये प्रकाशित हुई थी दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाओं के नाम। तो कौन सा पात्र किस रचना के अंतर्गत आता है, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले पात्र का नाम है रेखा। तो रेखा किस रचना के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नदी के द्वीप रचना के अंतर्गत आती है। फिर नीलिमा, नीलिमा किस रचना की पात्र है? तो ये जो है अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। फिर कमला, कमला जो है ये मैला अंचल की पात्र है। और फिर रायना, ये जो है वे दिन रचना की पात्र है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ पे नाटक के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे रचनाकारों के नाम। तो पहले नाटक पढ़ते हैं, हानुस। हम कई बार पढ़ चुके हैं हानुस। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। फिर दशरथ नंदन। तो दशरथ नंदन के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। फिर पैर तले की जमीन। तो पैरों तले की जमीन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और फिर तिलचट्टा। तो तिलचट्टा के लेखक हैं मुद्रा राक्षस। तो हानुस के लेखक हैं भीष्म साहनी। दशरथ नंदन के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पैरों तले की जमीन के लेखक हैं मोहन राकेश। और तिलचट्टा के लेखक हैं मुद्रा राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में संप्रदायों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उनके अनुयायी। तो कौन से अनुयायी किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और ये अष्टछाप के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं गोविंद स्वामी। फिर हरिव्यास देव, ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर दामोदर दास। तो दामोदर दास जो हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और फिर गदाधर भट्ट, ये जो हैं चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो गोविंद स्वामी जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय, हरिव्यास देव जो हैं ये निम्बार्क संप्रदाय, दामोदर दास जो हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय और गदाधर भट्ट ये चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में विधाओं के नाम। तो कौन सी रचना किस विधा के अंतर्गत आती है ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रेत की छाया, ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी संग्रह के अंतर्गत मानी जाती है। इसके बाद करबला। करबला जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। फिर चितवन की छां, ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। और फिर अन्या से अनन्या, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में संस्थापकों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज। तो इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय। फिर प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। फिर आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। और फिर रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं विवेकानंद। तो ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राममोहन रॉय। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो कौन सा पंक्ति किस कवि के अंतर्गत आता है ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले पंक्ति है जो बीत गई सो बात गई। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो बीत गई सो बात गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बच्चन। फिर मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, इसके लेखक कौन है? तो मैं डूब गया था स्वयं शून्य में। तो इसके लेखक हैं अज्ञे। ये जो है असाध्य वीणा से लिया गया है। असाध्य वीणा में एक पात्र है जिसका नाम है केस कंबली। उसको जो है वीणा दिया जाता है और जब वो उसका अध्ययन करता है और जब उससे राजा पूछता है कि तुमने इसको कैसे अध्ययन किया, तो वो कहता है कि मैं तो स्वयं डूब गया था, मुझे भी नहीं मालूम कब मेरे जो हाथ हैं या मेरी जो उंगलियां हैं वो वीणा
के तारों को छूने लगी, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो वीणा ने मुझसे ये कार्य करवाया है। तो इसमें ये कहा गया है। फिर दो पाटों के बीच पिस गया, तो दो पाटों के बीच पिस गया, ये जो है मुक्तिबोध ने लिखा है। और फिर रूप की आराधना का मार्ग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रूप की आराधना का मार्ग, ये जो है ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, ये उर्वशी काव्य से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उद्यतन सूरी, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लल्लू लाल, हम पहले पढ़ चुके हैं लाल चंद्रिका। इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निसृपही अधम कवि निदही वेद पुराण। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? तो विसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरपति नालह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्यहमाण की रचना कौन सी है? तो अद्यहमाण की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संदेश रासक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। तो काव्यालंकार संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उद्भट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे नीचे एक रस संबंधी सूत्र दिया गया है, तो इसके लेखक कौन है बताना है। एवं क्रमहे तुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिसके लेखक हैं दामोदर शर्मा, तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि ये जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो पंक्ति पढ़ते हैं पहले। मस्तिन सुखा डाहिबी आसिम औरम थाहिबी धी धी धुना नुप जाहिबी फी फिना सत साहिबी। तो ये लिखा गया है पैसाची में, पैसाची भाषा का नमूना है ये, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास कृष्णदास परमानंद दास नंददास में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रैदास कृष्णदास परमानंद दास और नंददास में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रैदास। रैदास जो हैं ये किसी भी प्रकार से अष्टछाप के कवि नहीं है, ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो है भक्ति काल के संत काव्य रैदास जो हैं ये कबीरदास, संत पीपा, धन्ना, इनके साथ आते हैं, ना कि अष्टछाप के अंतर्गत। ये जो है संत काव्य धारा के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गोस्वामी हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मतलब सरल प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा।
तो मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुमालती। मधुमालती के लेखक हैं मंझन कवि। बाकी अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, कन्हावत इसके लेखक हैं जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंददास। नंददास इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित तरंगिणी। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नायिका भेद की सबसे पुरानी या फिर पहली पुस्तक कौन सी है? तो वो है हित तरंगिणी और इसके लेखक हैं कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति द्विजदेव आलम तथा ठाकुर में से रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो इनमें से रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेनापति। सेनापति जो है ये रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। बाकी द्विजदेव, आलम, ठाकुर, घनानंद ये जो है रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न एवं छत्र प्रकाश में से नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जो है इसके लेखक हैं लाल कवि। तो इसके लेखक दीनदयाल गिरि नहीं है। बाकी अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ नवरत्न इसके लेखक हैं दीनदयाल गिरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा, हेमचंद्र, सबरप्पा एवं स्वयंभू में से 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? तो सरहपा, हेमचंद्र, सबरप्पा एवं स्वयंभू में से 8वीं अनुसूची या 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। हेमचंद्र जो हैं ये 12वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय का दूसरा नाम भी है, या हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम है सखी संप्रदाय, या फिर सखी संप्रदाय को जो है कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, और भी बहुत सारे प्रश्न जो है हमने छोड़ दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।